अब हम कॉम्बिनेशंस बायो नंबर 4 की तरफ आते हैं। इनमें हम थोड़ा सा कम वक्त लेंगे। बायो नंबर 4 जो है वो भी उन दवाओं में इस्तेमाल की जाती है जिनकी कंपोजिशन में कैलकेरिया फ्लोर मिक्स है। यानी हमने ये कोशिश की है कि जो दवा मेजर दवा के तौर पर पढ़ाई जाए उसी दवा में 2 कॉम्बिनेशन या 3 कॉम्बिनेशन एक साथ किए जाए, तो वो किए जाए जिनके इंग्रेडिएंट के अंदर कैलकेरिया फ्लोर या वो रेलेवेंट साल्ट जरूर शामिल हो। इसमें भी रेलेवेंट साल्ट मौजूद है और जहां तक इसके इंडिकेशन का ताल्लुक है तो इसमें कैलकेरिया फ्लोर और बायोप्लास्टिक नंबर 4 जैसे कि आपको मालूम है ये कब्ज की अहम दवा समझी जाती है। और कब्ज को अगर हम फिजियोलॉजिकली डिफाइन करें तो वो क्या है? कब्ज बुनियादी तौर पर डिफिकल्टी इन डिफिकेशन। आप थोड़ा सा नोट करें कि कब्ज या जो बराज के अखराज का पूर्व फेनोमेना है, तो जहां पहला हिस्सा बड़ी आंत का शुरू हो रहा है वहां पर फुजला जो है वो पोर होता है, यानी उसको आप साइज में नहीं नाप सकते, वो लिक्विड होता है और उस लिक्विड से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और फिर डिसेंडिंग कोलन, देन रेक्टम, ये तीनों या चारों स्पेस इस बात का तायुन करते हैं कि कितना पानी जज्ब होना चाहिए, कितने साल्ट जज्ब होने चाहिए, कितने साल्ट वापस आने चाहिए, कौन सा केमिकल इसमें एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, कौन सा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। यहां पर आकर आप वाजे कर लें कि वही बात आ जाती है कि जब ये सब कुछ होने के बाद सॉलिडिफाई होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होता है तो इसको एक्सक्रीट आउट करने में भी एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म भी लिगामेंट्स, वो मैकेनिज्म भी कनेक्टिव टिश्यूज, वो मैकेनिज्म भी नर्वस जो है नर्व से मिला हुआ है, वो मैकेनिज्म भी एब्जॉर्प्शन से मिला हुआ है, वो मैकेनिज्म भी वरीदों से मिला हुआ है। और वो अगर दुरुस्त काम कर रहे होंगे तीनों सिस्टम तो उस सूरत में डिफिकेशन इजीली हो जाएगी। अदरवाइज डिफिकेशन में मुश्किल होगी या कम से कम जो कैफियत है वो ये कि डिफिकेट करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन ना होना भी कॉन्स्टिपेशन ही कहलाएगा। खारिज हो चुका है फुजला, इसके बावजूद भी इजी फील ना होना भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। और उसके बाद अगर किसी किस्म का कोई पेन या किसी किस्म की कोई अनवांटेड फीलिंग है तब भी उसे हम कॉन्स्टिपेशन में शुमार करते हैं और वो चीजें उन दवाओं से दूर की जा सकती हैं जो बायोप्लास्टिक नंबर 4 में मिलाई गई है, जिसमें एक मेजर दवा जो कि लिगामेंट्स और मसल्स पे काम करेगी, जो कि खारिज करने में मदद देती हैं और बाद में अपनी सही हालत में आने में मदद देती हैं, वो कैलकेरिया फ्लोर। इसीलिए हमने इसको इसमें शामिल किया। तो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन के अब ये अलग बात है कि अगर हम इसको तफसील में जाना चाहते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन की भी मुख्तलिफ अशकाल या उसकी असेसमेंट के तरीके भी बता पाते हैं, लेकिन वक्त की कमी और मुझे इशारा भी मिल चुका है कि मुझे कितने वक्त के अंदर ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो बात इस हवाले से आपके पास ब्रोशर भी मौजूद है जिसमें हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि वो सारी बातें जो कि इनफरादी तौर पे इंडिकेशन के हवाले से बयान की जा सके वो भी, और फिर मजमूई उसका जो तासुर है वो भी वो सामने आपके आ जाएगा। खत्म नहीं हुआ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, बायोप्लास्टिक नंबर 4 खत्म हुआ, ठीक है, अभी खेल तो जारी है। अब हम इस तरफ आते हैं नेट्रम और इधर दूसरा जो था
बायोक्लासी नंबर 17। इसमें भी अगर हम देखें, आपने उसमें लगा दिया, ये 4 की जो है वो स्लाइड्स शायद हम नहीं चला, 17 पे ही लगाते, 4 को छोड़ दें, ठीक है। अब 17 के बारे में भी आपके पास इसमें मौजूद है ये चीजें, और इसको आम तौर पे जो है लोग फाइल्स भी कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं, और ये रेक्टम और मखद के निचले हिस्से में सूजी हुई रगों और वेरिकोज वेंस की तरह से इसकी सूरत में जाहिर होती है। बात वही आ जाती है, यहाँ पे भी वेंस वेरिकोसिटी वही वेंस का मतलब है, उसी तरह के मखद के जो मसल्स हैं वो फट सकते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, खुद इन मरीजों की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये भी जो है वो बेआराम करने वाली बीमारी है। और इसको भी हमने कैलकेरिया फ्लोर से जो है निस्बत, कैलकेरिया फ्लोर की निस्बत से जो है वो लिया है। इसकी जो मेजर अलामतें हैं, खफीफ बवासीर है जो कि गैर अलामती भी हो सकती है, कि सिर्फ जो है सेंसेशन हो, और उसको भी हम बवासीर या खफीफ बवासीर कहते हैं, जबकि दीगर सूरत में ये अलामतें हो सकती हैं। आदत बरारी के लिए खून का आदत बरारी में खून का इखराज, लेकिन दर्द होना जरूरी नहीं। दीगर सूरत में दर्द होता है, खून चमकदार, बाज़ औक़ात खुजले पर लकीर की सूरत में जाहिर हो, ये अलामत मुशाहिदा की जा सकती हैं। ये सब कुछ आपके उसमें ब्रोशर में जो रखा गया है फ्लायर, उसके अंदर मौजूद है। मकद की खारिश, पेरिनियल सूजन और मकद का आऊं का इखराज, ये सब चीजें लिखी जा चुकी है। इसमें भी अगर हम देखें तो कैलकेरिया फ्लोर का बहुत बड़ा रोल है। कैलकेरिया फ्लोर न सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, बल्कि मकद के अंदर होने वाली सोजिश और वहां पर होने वाली इन्फ्लेमेशन, इवन वहां पर होने वाली वेरिकोसिटी, जो कि मरीजों के वहां पे गुच्छा हो जाने की वजह से होती है या खून के रुक जाने की वजह से होती है, उनमें पार्ट प्ले करती है। और बाकी जो इसमें मौजूद अलामत दवाएं हैं वो भी अपने अपने दायरे में काम करती है, जिनका दायरा हमने उस ब्रोशर में मेंशन कर दिया है, हर एक का दायरा, कि कौन सी जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो क्या काम करता है। तो उसको ये लिखा हुआ है, प्रूवन इंडिकेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट विद इन द क्लेम्ड स्फीयर ऑफ एक्शन, इसमें जो है वो आपको मिल जाएगा। और इसमें कोई अगर सवाल अगर कोई पड़ता है हेमोराइड के हवाले से तो आप जरूर करें। नथिंग। अब हम अपने आखिरी जो है वो कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं, बायोक्लासी नंबर 23 को उम्मीद तौर पर दांत दर्द की दवा कहा जाता है। अच्छा, दांत का दर्द क्यों होता है? इसकी एक वजह ये होती है कि दांत का बोसीदा हो जाना, दांत का फ्रैक्चर होना, मुसलसल मुंह चलाना है जैसे च्युइंगम वगैरह, दांत का फोड़ा या बोसीदा और नाकिस फिलिंग या मुतासिरा मसूड़े। अब जरा पूरे कैलकेरिया फ्लोर को आप सामने रखकर जरा फैसला करें कि क्या कैलकेरिया फ्लोर के बाहर है ये सारी चीजें कैलकेरिया फ्लोर के अंदर हम जो है वो पिछले 2 घंटों में डिस्कशन में कर चुके हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इन सारी चीजों की वजह से, यानी इन सारी चीजों की मौजूदगी में कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल इससे छुटकारा पाने में वन ऑफ द रेमेडी साबित हो सकता है। वन ऑफ द रेमेडी में इसलिए कहूँगा कि हर मरीज अपनी मिसाल आप होता है और अपनी अलामत खुद देता है। जरूरी नहीं कि जिन चीजों को हम यहाँ पर टिपिकली यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी की सारी सब में मौजूद हों। आपके पास आने वाले मरीज मुतनव्वो किस्म के हो सकते हैं, मुतनव्वो असबाब की वजह से बीमार हो सकते हैं, मुतनव्वो असबाब से गुजर रहे होते हैं और मुतनव्वो किस्म की अलामत भी दे रहे होते हैं। उनको अगर हम ये जहन में सोच के बैठे कि आज मैंने दिन में ही कैलकेरिया फ्लोर है, क्योंकि आज मैंने मुतासिर हो गया हूँ कैलकेरिया फ्लोर से कि ये तो बड़े काम की दवा है, तो फिर मैं हर मरीज को यही देना शुरू कर दूँ कैलकेरिया फ्लोर, किसी को 6 एमजी, किसी को 12 एमजी, किसी को अगर कुछ नहीं बस चला तो 30 नहीं देगी, लेकिन देख देनी है
तो ये दांत के दर्द में भी अगर हम देखें तो इसमें अलामात के लिए भी वाज़ेह तौर पर एक सवाल लिखा गया कि दांत में दर्द की अलामात ये हो सकती हैं। दांत में दर्द जो तेज दरकनदार या मुस्तकिल हो सकता है, कुछ अफराद में दर्द और दांत पर दबाव डालने से होता है, दांत के गिर्द सूजन होती है, बुखार या सर दर्द, मुतासिरा दांत से बद जायका अखराज। बद जायका अखराज किस सूरत में होगा? जब एब्सेस डेवलप हो चुका होगा और एब्सेस के जरिए छोटी सी हमारी जो बारीक बारीक से जो सुराख होते हैं दांतों के, उसके जरिए फिर वो पस का अखराज होता है। तो उसका हम जो महसूस करते हैं वो नमकीन सा जायका होता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर बस होता है, जो कि कोई डेंटल माहिर डेंटल सर्जन उसका अंदाजा लगा सकते हैं, या हम खुद भी अगर जानते हैं तो उसके बारे में अंदाजा लगाकर मुनासिब दवा या मुनासिब जो तदारुक कर सकते हैं। इसमें भी जिन दवाओं को मिलाया गया है उसमें कैलकेरिया फ्लोर की ज्यादा पार्ट मिल रहा है, इसलिए इसको शामिल किया गया था कैलकेरिया फ्लोर के साथ। और इसमें जो फेरम फॉस और मैग्नीशियम फॉस है उसका भी अपनी जगह पे रोल है, जो कि वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको बयान किया जाएगा। ये आज के हमारे जो है वो जो टॉपिक थे वो दवाओं के हवाले से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा एक बात है कि हमारे इस वर्कशॉप का एक पार्ट ये भी था कि क्लिनिकल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट के हवाले से मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया वो टाइम क्रॉस हो रहा है। तो उसमें एक चीज तो मैंने जो बातों में कही थी कि हमारे पास हर होम्योपैथ एक साइंसदान होता है, एक रिसर्चर होता है, मौखिक होता है, वो हर चीज के बारे में परखता है, डेटा लेता है और अपने महदूद डेटा की बुनियाद पर एक नतीजा कायम करता है और उससे मजीद बेहतर करने की कोशिश करता है। तो अगर हम उसमें देखें तो जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसमें भी यही सब चीजें हैं कि उसमें वो तमाम चीजें, वो तमाम जो मरीजों का डेटा है, वो उसमें कौन सी दवा से आपको क्या शिकायतें मिली, ठीक है, मरीज से शिकायतें नहीं मिली, कौन सी दवा से आपको क्या शिकायतें मिली। मतलब एक मरीज को आपने दवा दी और उसने दूसरे दिन आके कहा कि जनाब मैंने दवा खाई, मेरी नींद हो गई। आप सिर्फ उसे लिख लें, ये वो एडवर्स इफेक्ट है जो अभी तय नहीं हुए हैं कि ये एडवर्स है, ये वो एडवर्स इफेक्ट हैं जो अभी तय नहीं हुए कि एडवर्स हैं, उनको आप लिख लें कि फला शख्स को मैंने कैलकेरिया फ्लोर दी और इसके बाद उसने 10 दिन के बाद ये बताया कि उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया और रात के फला पैर में ज्यादा होता है और इसकी आपने लिख दिया। इसी तरह मुख्तलिफ दवाएं आपके इस्तेमाल में आती रहेंगी, आप उसे लिखते रहें। अगर आप लिखते रहेंगे तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है क्लिनिक का कि जिसमें आपको जब साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप फिर से देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि फला दवा के अंदर कुछ कॉमन सी चीजें नजर आ रही है। ये फला दौर में भी यही अलामतें की शिकायतें की गई थी, इसी किस्म के एडवर्स इफेक्ट की बात की गई थी, फला वक्त में भी की गई थी, फला मरीज ने भी की थी, फला मरीज ने भी की थी। फिर इसके बाद मजीद सॉर्टिंग आपने करनी होगी। ये कहलाता है वो मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप एडवर्स इफेक्ट के बारे में रिकॉर्ड रख रहे होते हैं।